फौरी तौर पर मुसलमानों की रहबरी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत हो गई सियासी बातें, अब करते हैं कुछ खास चीजें। आप तीनों हजरात हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्फ एक्ट पर हमें बात करनी थी, लेकिन चूंकि जो मुद्दे आज हमारी कम्युनिटी के लिए जरूरी है उस पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। वक्फ एक्ट को लेकर के पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। हालांकि इस मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 16 अप्रैल यानी कि कल समाअत करने वाला है, लेकिन इससे पहले मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक बयान दिया। बयान मीडिया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किरण रिजिजू ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव मामलों में दखल नहीं देगा और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इसका क्या मतलब है हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। किरण रिजिजू के इस बयान को कुछ लोग एक धमकी की तरह ले रहे हैं और इसके अलावा वक्फ एक्ट पर पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी वक्फ एक्ट को लेकर के सियासी हलचल देखी जा रही है। वक्फ एक्ट को लेकर के पीडीपी की तरफ से जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे देखने को मिले और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार जमात यानी कि एनसी और पीडीपी में वक्फ एक्ट को लेकर के जुबानी तकरार भी। वक्फ मामले पर जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर की तरफ से चर्चा की इजाजत ना दिए जाने के बाद एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की तारीफ हुई। कहा कि एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही तारीफ की थी और वक्फ कानून के मामले में उन्होंने राथर साहब की तारीफ की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दी थी, जिसका सभी ने कहीं ना कहीं खुली जुबान में या मख्फी जुबान में उस फैसले को सराहा। अपोजिशन सिर्फ मुखालिफत करने के लिए है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, सेहतमंद तनकीद के लिए नहीं है। यानी इस तरह की जो स्टेटमेंट या कोटेशन जो मैं आप सभी के सामने लाना चाह रहा हूं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि यह समझा जाए कि जो जुबानी जंग है वो बहुत ज्यादा चल रही है। वक्फ कानून पर सरकार यानी कि उमर सरकार को कहीं ना कहीं लापरवाह समझा जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, और दूसरी तरफ जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो वक्फ कानून पर आवाज उठाने के बजाय सरकार पर या एक खास सियासी जमात पर आवाज बुलंद कर रही है। तो साफ तौर पे झलकता है कि आप किस चीज के लिए सीरियस हैं, वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या किसी एक सियासी जमात को नीचे दिखाना। अगर सियासत इसमें है तो गलत बात है, और अगर वक्फ के खिलाफ यह आवाज बुलंद करना है और मुल्क को यह पैगाम देना है तो यकीनन सराहनीय है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके हैं। इसमें अगर हमारी अपोजिशन इसको देख नहीं सकती है क्यों, उनका मुद्दा है, वो तो हर वक्त कहेंगे जो अच्छा काम भी होगा उसको भी कहेंगे गलत है। उनका मकसद यही है, हर वक्त रहा है। यहाँ अपोजिशन हेल्थी ऑपोजिशन नहीं है, या ऑपोजिशन के लिए है, हेल्थी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, कभी नहीं थी, ना होगी। एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन थी वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे, एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं। कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया, ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में। स्पीकर साहब ने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है।
क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था, ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? बहाना उस सियासत का है जहां आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत की जा रही है। मैंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करके मैंने कहा हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन सीनियर लीडरशिप ने अंबेडकर से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और लीडरों के साथ मिलकर उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहीं जिक्र नहीं है कौन किस अकीदे के साथ, किस कास्ट के साथ। कल तो हमने अम्बेडकर का दिन मनाया, लेकिन मनाने का क्या है? नहीं, मैं कहता हूँ अम्बेडकर का क्या नाम आप बताएंगे? उस अम्बेडकर को आज मेरे ख्याल में दफनाया जा रहा है, वो इसीलिए कि उन्होंने ये कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपने कल बिल जो वक्फ के बारे में उसमें तरमीम लाई, वो अम्बेडकर के उस कंसेप्ट के खिलाफ है जिसमें जहां मंदिर है वहां मस्जिद है, वहां गुरुद्वारा है, जहां और इदारे हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। दिस इज द इंडिया जो उन्होंने सपना खींचा। इसमें कोई मेजर इनिशिएटिव की बात नहीं है, ये हमारे खिलाफ सीधा हमला है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सीधे लगता है किसी भी मजहबी इदारे पे ऐसा हमला नहीं किया गया है जैसे हमारे वक्त पे करने की कोशिश की जा रही है, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लाजमी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करेंगे कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मामले जिस पे गौर करना ज़रूरी है कि ये जो अपोजिशन कह रही है कि इस पे सरकार ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो उन्हें निभाना चाहिए था, और यही शिकायत सभी की रहती है, आमतौर पे आम लोगों की भी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के लिए है, यानी मुखालिफत सिर्फ करनी है, बाकी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज कई सारे प्रोटेस्ट हमने पीडीपी की जानिब से देखे, उसकी सच्चाई या फिर लोगों के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ फतवा देने से ज़्यादा बेहतर है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, उन पार्टियों से बात की जाए। और हमारे साथ आज 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। शौक कुरैशी जी जो पीडीपी से हैं, अहमद यास साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और एडवोकेट नीलोफर साहिबा एनसी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं अहमद यास साहब आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, मैं दोनों पार्टियों की अपनी राय ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा मामला? क्योंकि अगर एहतजाज में एनसी मुद्दा है तो वक्फ के खिलाफ एहतजाज क्यों? आपकी राय। और यह भी मेंशन जरूर कीजिएगा कि आखिर अपोजिशन ने किसी बात की मुखालिफत की है जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो सिर्फ मुखालिफत के इल्जामात में क्यों घिरी रहे? अहमद यास साहब। देखिए, हिंदुस्तान में ये एक परंपरा रही है सियासत में कि जो भी हुकूमत बरसरी इक़्तिदार हो और अपोजिशन उसमें फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करती है, नॉर्मली ये हर एक जगह पर देखा है। अभी बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, और जब बीजेपी अपोजिशन में थी वो भी शायद जब कांग्रेस थी तो यही करती थी। ये तो एक परंपरा रही है कि भाई ढूंढने की कोशिश की जा रहे हैं। अब जब कहीं कोई सही मुद्दा मिले तब तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने अंदाजे से इसको इस्तेमाल करना चाहेगी और उससे कोई फ़ायदा भी उठाना चाहेगी पॉलिटिकली। और अगर वह ऐसा करते भी है तो जो यहाँ की रिवायत रही है तो उसके मुताबिक है। तो यहाँ तक अभी जो मामला है जम्मू कश्मीर को लेकर जो आपने बात करी, तो पहले तो ये है कि ये वक्फ बिल कि अगर अपोजिशन करते हैं मुसलमान, कुछ मेरिट की बुनियाद पर करते हैं। मेरिट की बुनियाद ये बनती है कि 2-3 आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं कि जिसकी वजह से तरमीम लाने की जरूरत पड़ी। एक ये कि भाई इसमें मुस्तहिक लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये करप्शन है, इसमें मिस गवर्नेंस है। लेकिन एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये मिस गवर्नेंस, करप्शन ये सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही दिख रहा है?
क्या ये पूरे निजाम का इम्पैक्ट नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं है जो जो सिस्टम में हम देख रहे हैं? कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारा करप्शन फ्री है, जिसमें हमारी मिस गवर्नेंस नहीं है, मिस मैनेजमेंट नहीं है? व्हाई शुड वी पॉइंट आउट ओनली, गेट इनटू ओनली द वक्फ बोर्ड्स? अगर ये भी मान लेंगे भाई ठीक है, ये रिलीजियस को हम इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे मजहबी मामलात में, डिस्पाइट कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिटेड, लेकिन फिर भी ये मानेंगे भी चूंकि इससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें सारी वक्फ एक्ट में तरमीमें आ चुकी है, तो मान लेंगे कि वो तरमीमें तब थ्रू हो चुकी जब वो एक्सेप्टेबल लोगों को थी। अब चूंकि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, तो लोगों की राय बहुत अहम रखते हैं, महत्वपूर्ण है, लोगों का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, यू आर ट्राइंग टू डू इट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, मरकजी सरकार की जानिब से जो कोशिशें चल रही है वो तो साफ है, वो तो पता चल रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ये कह रही है, उसी को लेकर मैं कनेक्ट करूंगा, उसी को लेकर अगर J&K की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको ये पकड़ के लेती है तो अच्छा करते हैं, कोई गलत नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ज्यादा हक बनता है, ये पूरे मुल्क में ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट है, हालांकि यहाँ नॉन मुस्लिम्स ने 232 MPs ने इसकी मुखालफत की पार्लियामेंट में, वो सारे मुस्लमान तो नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर मुस्लिम। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे एक और राय लूंगा, फिर बाकी जी आमिर भाई, वन मोर पॉइंट। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों की बेनिफिट की बात है, मान लेंगे, हम बेखबर है, हमें मालूम नहीं इसके अंदर क्या है, तो देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी इसको कानून लाते हैं, जो भी इसके तरमीम करते हैं, कि वो लोगों को एक्सप्लेन करे, डिबेट करे, पार्लियामेंट में करे, असेंबलीज में करे। क्यों ना हम लोगों को डिबेट करने देंगे? क्यों ना हम लोगों को बता देंगे क्या है क्या नहीं है? क्यों हम जम्मू कश्मीर की असेंबली यही सवाल है। क्यों बीजेपी इसके लिए डिमांड नहीं करेगा कि डिबेट हो? हम एक्सप्लेन करेंगे लोगों को कि भाई सही क्या है, इसमें आपको गलतफहमी पैदा की जा रही है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अगर ये भी मानेंगे तो, क्योंकि ये आ रहा है अभी कि भाई ये मैं आप जैसे बुद्धिजीवी से ही ये समझूंगा, क्योंकि देखिए आपने जो दोनों बातें कही है वो किसी के दबाव में नहीं कही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ करके नहीं कही, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही समझूंगा कि एक तरफ जो पूरा बजट का सेशन हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों देखा, उसमें हमने देखा कि एक तरफ रादर साहब को अपने इल्जाम लगाया कि अरे भाई ये तो NC की असेंबली चल रही है, ये तो मनमानी कर रही है, ये फिर जिहाद चल रहा है, ये पता नहीं किस तरह के इल्जाम, और सभी इसमें शामिल है। मुझे करेक्ट करिए अगर मैं रॉन्ग हूं। दूसरी तरफ अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हुए उनके मन के मुताबिक जो चीजें हो गई हैं उसमें वो खुश हैं, जो मन के मुताबिक नहीं हुई उसमें कहीं ना कहीं इल्जामात NC, तो NC करे क्या? मतलब एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि रादर साहब ने यहां पे ऐसे किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं रादर साहब या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, NC या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। NC ने भी वही कहा असेंबली के अंदर जो बाहर कहा, लेकिन रूल रेगुलेशन से परे हट करके कोई भी नहीं जा सकती, और यही NC ने भी कहा। तो सवाल यह है कि NC दोनों चीजों के लिए, अच्छाई के लिए भी बुरी और बुराई के लिए भी बुरी कैसे हो सकती है आपकी नजर में? व्हाट्स रूल्स एंड रेगुलेशन? जब आप डेमोक्रेसी में कहोगे, या तो ये कहे कि लोग कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में जो लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं, तो व्हाई डू यू डिसएम्पावर देम? अगर कल को आप असेंबली पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात करते हैं जो लोगों को नागवारा गुजरे, इट शुड बी द अथॉरिटी विद द पीपल टू करेक्ट इट। जैसे फार्मर्स के मामले में हुआ, फार्मर्स डिड नॉट एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, पीपल विल प्रिवेल एंड इट शुड हैपन। तो अगर रादर साहब को कुछ रेगुलेशंस वैसे नहीं माना जा सकता, कोई रेगुलेशन की कोई डिफिकल्टी है, क्या रेगुलेशन की डिफिकल्टी थी? डिस्कशन हो भी सकता था, रेजोल्यूशन लाई भी जा सकती थी। रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इट्स सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस योर व्यू इन चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। पार्टी खुद ही इस चीज को बेहतर तरीके से समझती है। शौकिया जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन नीलूफर जी पहले आप जवाब दीजिए, क्योंकि कटघरे में इस वक्त कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार। नीलूफर साहबा जी,
जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बीच में म्यूट हो गया था, बोलिए। मुझे लगता है इस वक्फ बिल पर जिस तरीके से हमने पहले एक बहस यहाँ चल रही थी जिसमें कोटा हज फराइजीन अदा करना का 80% कट हो गया था, हाँ। क्योंकि वो भी एक आस्था से जुड़ा हुआ और ये चीज भी आस्था से जुड़ी हुई है। Exactly. हर एक की आस्था से जुड़ी हुई है। हमें ये सबको मालूम होना चाहिए 2003 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ऑटोनोमस स्टेटस जो था वक्फ का वो छीन लिया गया। उस वक्त मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट होता था जो एक कम्युनिटी ट्रेडिशनली वो चलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो अपनी खुद मुख्तियारी थी उसको खत्म करके एक वक्फ बोर्ड